हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। बेटा, ये वीडियो है आप लोगों की कल जो वीडियो डाली थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर की, उसके सेकंड पार्ट है। ठीक है। मेरे हिसाब से आप लोगों को फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। और अगर आप ये पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बोल दूं कि इसका पार्ट फर्स्ट आप लोग पहले देख लें, उसके बाद ये देखें, तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। ये वीडियो यूजफुल रहेगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पर आप लोगों का कॉमर्स में अकाउंटेंसी आ रहा है, तो आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए चले जाइए, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही। अगर आप बेसिक्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जैसे CUET, HSSC, CET, एस्टेट और इन सब एग्जाम की, तो भी क्वेश्चन आता है। और अगर हायर एजुकेशन यानी आप लोग UGC नेट यानी NTA नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को, क्योंकि ये अकाउंट्स का बेसिक ही होता है, और बच्चा जो मैं ये वीडियो करवा रही हूँ ये मेरी बुक से ही है। जिन बच्चों के पास बुक है तो बुक ओपन करके आराम से पढ़ सकते हैं, और जिनके पास नहीं है तो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। ये मेरी बुक अवेलेबल है मार्केट में, अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन इजिली बाय फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन, राइट। देखो बच्चों, शुरू करती हूँ आज की वीडियो। बच्चों, हमने जो अभी तक का टॉपिक पढ़ा, हमने बेसिक्स पढ़े थे कुछ, इसके अंदर ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ही हम लोगों को ये जान लेना जरूरी है कि क्लासिफिकेशन जो एक्सपेंडिचर का है वो कैसे कैसे होता है, कितने टाइप्स के एक्सपेंडिचर होते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम ये टॉपिक अलग है, और जो एक्सपेंडिचर है कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो अलग से हम लोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल करते हैं, लेकिन बच्चा जो अकाउंट्स है ना वो एक दूसरे से एक एक कड़ी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, यानी अगर आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग रिवेन्यू और कैपिटल नेचर के खर्चों को जानेंगे, मतलब उन्हीं को ही तो लिखेंगे, कहाँ लिखना है कहाँ नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि क्या टाइप्स होते हैं और क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम यही तो करते हैं, सबसे पहले पहचानते ही तो हैं कि भाई ये हमारा खर्चा कैपिटल नेचर का है या रिवेन्यू। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे उनको प्लेस करेंगे, कैसे कहाँ पे कौन सी चीज आएगी, कैसे पता चलेगा। तो बहुत सारे बच्चों के बेसिक्स हिले हुए होते हैं, डेट्स वाई मैं एक चैप्टर को पूरे कंप्लीट तरीके से करवाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक्सपेंडिचर है वो कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ना मतलब एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में शायद डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर, आप लोग मुझे बताइएगा, फिर मैं आप लोगों को तो बता ही दूंगी। ठीक है, देखो बच्चों, एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है, आप लोगों ने मेरे हिसाब से 1-2 मिनट पॉज करके चीजों को सोचना, क्योंकि मैं ये मानकर चलती हूँ कि अगर आप अकाउंट्स को रटने की बजाय समझने की कोशिश करते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। जो आप लोगों की अकाउंटेंसी है और इकोनॉमिक्स है, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को समझने चाहिए। ठीक है, समझोगे तो चीजों को कम रटना पड़ेगा, अगर आप रट्टाफिकेशन करेंगे तो कुछ टाइम पीरियड के बाद आप भूल जाएंगे। तो समझ के चलो कि भाई एक्सपेंसेस, बेटा एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनको, जैसे मान लो आप लोगों ने कोई भी खर्चा कर दिया, तो आप लोगों को भविष्य में उससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, यानी उसका जो बेनिफिट है वो एक बार में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं वो होते हैं जिसका जो लाभ है, जिसका प्रॉफिट है, आप लोगों को नियर फ्यूचर में मिलता है। यानी आप लोगों का जब आप लोगों को फ्यूचर में कोई, मान लो अभी कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उसका जो अभी कोई खर्चा कर रहे हो तो उसका जो बेनिफिट है वो फ्यूचर में मिलेगा, राइट। जैसे अगर आप लोगों ने कोई बुक परचेज करी, मान लो आप लोगों ने एस्टेट देने के लिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए मेरी बुक परचेज करी, तो आपने अभी क्या करा, वो अभी आपको खर्चा लग रहा है, लेकिन जब आप उसको पढ़कर और एक अच्छी जॉब ले लेंगे, जब एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में आप लोग एडमिशन ले लेंगे, तो क्या लगेगा, क्या होगा, वो एक्सपेंडिचर। यानी एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं वो होता है जिसका फ्यूचर में बेनिफिट होता है।
अब है आप लोगों का रिवेन्यू और कैपिटल नेचर के, हम दोनों को ये हमें ये दोनों डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस पढ़ना है। अब भाई कैपिटल नेचर के कौन से होते हैं और रिवेन्यू नेचर के कौन से होते हैं, ठीक है। कैपिटल मतलब बच्चा जिसका जो बेनिफिट है वो 3 साल से ऊपर मिलेगा, यानी आप लोगों का कई बार मैंने बोला कि 3 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म में आ जाता है, मीडियम टर्म में 1 से 3 साल तक आ जाता है और शॉर्ट टर्म में 1 साल के अंदर अंदर आ जाता है। तो आप इससे ये बोल सकते हैं कि 1 साल से ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर, मान लो अपने एक्सपेंडिचर एक साल से ऊपर के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसे कैपिटल नेचर के कहते हैं, और रिवेन्यू नेचर के विद इन ईयर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो आप लोग उसे बोलते हैं रिवेन्यू नेचर के, ठीक है। जो डेली रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं वो रिवेन्यू नेचर में आ जाते हैं, ये सारी चीजें। दूसरी बात, अगर कोई चीज इंप्रूवमेंट के लिए, मान लो अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका स्कूल है, ठीक है, तो आप ना क्या कर रहे हो, आप अपने स्कूल की सीट्स को बढ़ा रहे हो ताकि आप लोगों के मतलब आप स्कूल में रूम्स को बढ़ा रहे हो ताकि और बच्चे एडमिशन ले सके, तो डेट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए कर रहे हो, राइट। अगर आप किसी मशीन को ठीक करवा रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि उसको काम में लिया जा सके, तो उसे क्या कर रहे हैं, तो भाई आप इंप्रूव कर रहे हो कोई भी चीजें, तो वो मतलब क्या कोई भी चीज है तो आप लोग किसी मशीनरी को सुधरवा रहे हैं, किसी फिक्स एसेट्स को, तो वो कौन सा नेचर का हो जाएगा भाई आप लोगों का। ये चीजें आप लोगों को कौन से नेचर का, कौन सा एक्सपेंडिचर कौन से नेचर में आएगा, कौन से जो कैपिटल कहलाएगा या रिवेन्यू, यही हम इस चीज में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कैपिटल नेचर का सबसे पहले पढ़ रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि जो आप लोग 1 साल से ऊपर के जो जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसे कैपिटल नेचर का कहा जाता है, ठीक है। अब इट इज एक्सपेंडिचर विच इज एक्वायरिंग, ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस एसेट्स और एडवांटेजेस, ठीक है। अगर आप कोई एसेट्स के ऊपर खर्चा कर रहे हैं और उसको भविष्य में यूज के लिए, तो वो किस नेचर का एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल नेचर का। क्यों होगा, अगर आप मशीनरी कोई खराब पड़ी है, मान लो आपके पास फ्रिज खराब हो गया है, आप उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो ताकि उसको यूज में लिया जा सके, अगर आप उसके ऊपर रिपेयर का जो भी खर्चा कर रहे हो ताकि भविष्य में उसको यूज लिया जा सके, वो ना करो तो आपको दोबारा से परचेज करनी पड़ेगी ना, तो यानी ये एक कैपिटल नेचर हो गया ताकि आप भविष्य में उस चीज का बेनिफिट उठा सको, इसलिए इट इज incurred fixed assets used in business which increase the earning capacity of business। ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है तो उसे बोलते हैं भाई क्या, आप लोगों का कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कहाँ आता है बेटा, बैलेंस शीट की एसेट साइड्स में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोगों का एसेट होता है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ आता है आप लोगों का, कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है आप लोगों का, कहाँ आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है बेटा बैलेंस शीट की एसेट साइड्स में, ठीक है, एसेट साइड में आता है, आप लोगों को चीजें याद रखनी है। इसके अंदर इंक्लूड कौन से होते हैं एक्सपेंडिचर, ताकि एक्सटेंशन कर रहे हो, इंप्रूवमेंट कर रहे हो, इंस्टॉलेशन कर रहे हो आप किसी न्यू फिक्स एसेट्स का, इंटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल हो, ठीक है। आप ओल्ड जो फिक्स एसेट्स है उसके ऊपर पैसा लगा रहे हो, लीगल एक्सपेंसेस है वो पे कर रहे हो, ये सारे आप लोगों के कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों फिक्स एसेट्स आ जाते हैं। टेंजिबल जो आप लोगों को दिखाई देते हैं जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, और आप लोगों की जो आप लोगों की इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स होते हैं वो गुडविल और पेटेंट्स होते हैं, एज यू नो, ठीक है। फिर है मीनिंग ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि विद इन अकाउंटिंग ईयर जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब ये क्या कर रहे हो, आप अपने बिजनेस को चलाने और मुनाफे कमाने के लिए खर्च किया जाता है, यानी जैसे आप लोगों के ट्रेडिंग के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। जैसे ये जितने भी खर्चे होते हैं रिवेन्यू के नेचर के, जो कि आप लोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए और अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, जैसे ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस होते हैं वो आते हैं। जैसे डे टू डे के जो काम को करने के लिए जो आप एक्सपेंस कर रहे हो, लाइक जैसे रेंट दे रहे हो, जो सैलरी है वो दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर बिल पे कर रहे हो, ठीक है, वो सारे। अब आपने बोला कि मैम रिपेयर तो यहाँ पे भी आ गया और वहां पे भी आ गया। अगर आप सपोज करो एक मशीनरी है जिससे आप कपड़े सिलते हो, मान लो कि ये कपड़े सिलने की मशीन है और आपकी मशीनरी में कोई खराबी आ गई, ठीक है, कोई खराबी आ गई जिसकी वजह से आपका आज का काम नहीं हुआ, तो आप उस रिपेयर का खर्चा दे रहे हो, तो यानी रूटीन का जो काम है वो आपका बोदर कर रहा है, वो इस वजह से जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो आप लोगों का रिवेन्यू नेचर का हो जाएगा। लेकिन आपकी कोई मशीनरी खराब पड़ी हुई थी, अगर आप उसको रिपेयर नहीं कराते तो आपको नहीं लेनी पड़ती,
ठीक है, तो वो किस नेचर का हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, कई बार ये एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो आप लोगों को बस इतने से याद रखनी है कि जो आप लोगों के डेली रूटीन के खर्चे होते हैं वो तो रिवेन्यू नेचर के होते हैं, और जो कैपिटल नेचर के यानी जो आप लोग कहीं ना कहीं कैपिटल नेचर के यानी एक मतलब 1 साल से ज्यादा के खर्चे वो आप लोगों के कैपिटल नेचर के होते हैं। अब इन दोनों के बीच के खर्चे कुछ कहलाते हैं जैसे डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू जो 1 साल से तो ऊपर के होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं होता, जैसे 2 से 3 साल तक के होते हैं, तो वो होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। लाइक जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल इसका होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो अमिताभ बच्चन जी है, मान लो लक्स की एड कर रहे हैं, तो वो 1 साल के लिए नहीं करेंगे क्योंकि वो 1-2 करोड़ रुपए तो लेंगे, तो सिर्फ वो 1 साल के लिए नहीं डालेंगे, वो जो एड्स है वो कम से कम 2-3 सालों के लिए डालेंगे। इस टाइप के एक्सपेंडिचर को डेफर्ड एक्सपेंडिचर कहा जाता है। ठीक है, फिर है इसके अंदर जो लार्जर जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूज आप लोगों की एडवर्टाइजमेंट है, प्रमोशन है, ये सारे एक्सपेंसेस जो मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को ऑलरेडी। ठीक है, ये आप लोगों का जो बेनिफिट होता है वो आप लोगों का कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब आप लोगों के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक है, ओ सॉरी, आप लोगों का जो ये जो एक्सपेंस है वो जो कंप्लीटली है वो प्रॉफिट एंड लॉस में से उतना ही डेबिट किया जाता है जो एक ईयर में लगा है। मान लो आप लोगों का 3 साल में खर्चा 3 लाख हुआ है, ठीक है, तो आप लोग इस साल जो लगाएंगे वो 1 लाख ही काटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में से, बाकी बैलेंस शीट में डाल देंगे। ठीक है, तो यानी जो सारा का सारा अमाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस से ना लेकर बैलेंस शीट में एज अ एसेट साइड लिख देंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? एसेट साइड मतलब आपने पे पहले कर दिया। क्यों लिख रहे हैं एसेट साइड? यानी आपने पे पहले कर दिया, बेनिफिट बाद मिलेंगे, तो आपकी एसेट्स ही तो है। ठीक है, तो यानी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ बेटा हर चीज का अपना रीजन है, रीजन को समझोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं, जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होते हैं जो एज अ कैपिटल एंड रिवेन्यू होते हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे जो पॉइंट्स है जिसको आप लोगों को एक बार रीड आउट कर लेना है, बाकी आप लोगों का ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, देखो देखो एक बारी समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। कह रहे कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिसको जनरली तो हम रिवेन्यू में लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसको क्या कर लेते हैं, कैपिटल नेचर में मान लेते हैं। उसकी अपनी कंडीशन होती है, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं लेकिन उसको रिवेन्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के खर्चे कौन से होते हैं? तो सबसे पहले नेचर इन हैंड्स ऑफ रिसिप्ट। एन अमाउंट में revenue income for one party but another may be capital nature expenditure for the receipt of item for a builder amount received against sale of flat of revenue nature। ठीक है, अगर कोई बिल्डर है वो अगर फ्लैट सेल कर रहा है तो उसके लिए तो रेवेन्यू नेचर का है ना, क्योंकि उसके लिए तो वो रोज का काम है भाई। बिल्डर का काम क्या होता है? फ्लैट्स को इन सबको बना के और बेचना। ठीक है, तो उसके लिए तो वो रिवेन्यू नेचर हो गया, लेकिन जिसने परचेज किया है वो तो रोज रोज परचेज नहीं करेगा, तो उसके लिए कैपिटल नेचर का हो गया। यानी आप लोगों को ये चीजें रटनी नहीं है कि ये वाला एक्सपेंसेस तो कैपिटल नेचर का, ये रिवेन्यू नेचर का, बल्कि आपको सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना है खुद से कि रिवेन्यू नेचर है या कैपिटल नेचर है। ठीक है, यानी अगर कोई फर्नीचर शॉप वाला बंदा अगर फर्नीचर सेल कर रहा है तो उसके लिए रिवेन्यू नेचर है, लेकिन अगर कोई घर में फर्नीचर खरीद के ला रहा है तो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को सोच के चलनी है। ठीक है, फिर आप लोगों का सोर्स ऑफ पेमेंट। सोर्स ऑफ पेमेंट मतलब यूजुअली द पेमेंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज मेड आउट ऑफ कैपिटल। जो कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं वो मोस्टली हम कैपिटल जो प्रॉफिट्स है उनसे पे करते हैं। जो रिवेन्यू के एक्सपेंडिचर होते हैं वो रिवेन्यू नेचर के। ठीक है, फिर उसके बाद है पीरियोडिक और लमसम, जनरली बोला गया है पहले वाले पॉइंट में। ठीक है, फिर पेमेंट अमाउंट। नॉर्मली द कैपिटल एक्सपेंडिचर लार्जर अमाउंट होता है एज कम्पेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, ये जो आप लोगों का जो डिफरेंस दिया हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर का जो आप लोगों का जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है वो एक बार ही कर लेते हैं हम लोग। कैपिटल नेचर का जो ऐसा जो एक्सपेंडिचर होता है जो एक्वायर करते हैं एसेट्स को, ठीक है, उसके बेनिफिट्स को तब लगाते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे जो ईयर्स तक जो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट बहुत ईयर्स तक मिलता है उसे बोलते हैं कैपिटल नेचर का। ठीक है, और जो आप लोगों का रेवेन्यू नेचर का विद इन अ ईयर। ठीक है, ये है इट इज जो बिजनेस है उसके अंदर मोर प्रॉफिट जो अर्न किया जा सकता है, यानी इसलिए किया जाए। और ये वाला है जो फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए और इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए।
ये है एक एसेट है आप लोगों का जो कैपिटल नेचर का है, एसेट है, एसेट अकाउंट है, और ये आप लोगों का एक्सपेंसेस अकाउंट है। ये बैलेंस शीट में आता है, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। ठीक है, ये एक बार ही रीड कर लेना है। बाकी ऐसे ही आप लोगों के कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसीट होते हैं। ठीक है, जो 1 ईयर के आप लोगों की रिसीट्स होती हैं वो रेवेन्यू नेचर की, जो 1 से ज्यादा ईयर के लिए रिसीट होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसीट होती है। ठीक है, ये एक बार ही रीड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनको समझ लेना जरूरी था, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। अब है इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने क्या बोला, पहले सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोगों को क्या बनाना है, ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको ये पता नहीं होगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों क्या है, और क्योंकि कभी सुना ही नहीं है। फिर दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड है आप लोगों का बैलेंस शीट। अब ये बच्चा ट्रेडिंग क्यों लिख रहे हैं, मोस्टली बच्चे और मोस्टली बुक्स ट्रेडिंग अकाउंट ही क्यों बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों नहीं, क्योंकि मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है बेटा, बहुत जितनी ऑर्गेनाइजेशन बने बनाए सामान को फर्दर बेच रही है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो खुद सामान बनाकर फिर बेच रही है वो बनाती है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों। राइट, तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट स्टेज जो आप लोगों का है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, जो आप लोगों का रिकॉर्ड्स करती है जो जितने भी बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज हुए हैं ड्यूरिंग एक अकाउंटिंग पीरियड, वो आप लोगों की आ जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, अब है आप लोगों के जो लेफ्ट हैंड साइड क्या आता है, और जो आप लोगों के जो कह रहे हैं इसके दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक जो लेफ्ट साइड होता है वो डेबिट होता है, जो राइट साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड आप लोगों का जो होता है वो डेबिट साइड होता है, पहले ही बता दिया। तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाता है ओपनिंग स्टॉक, राइट, परचेज, फिर उसके बाद परचेज रिटर्न, ये सारी चीजें, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे रिकॉर्ड हो जाते हैं। और जो क्रेडिट साइड है उसके अंदर पहले वो होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के बाद उसके बाद अपने अपना सेल्स। ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। फिर टोटल द डेबिट एंड क्रेडिट का जो डिफरेंस आता है वो या तो ग्रोस लॉस आता है या ग्रोस प्रॉफिट आता है। ठीक है, अगर आप लोगों का क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आप लोगों को ग्रोस प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो आप लोगों का क्या आएगा, ग्रोस लॉस आएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, और बहुत सारे बच्चों को आती भी होगी ये चीजें। एक बार हम इसके आगे फॉर्मेट को भी समझेंगे। ठीक है, तो फीचर्स में सबसे पहले जान लेते हैं, पहले फीचर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके फॉर्मेट को समझेंगे। ठीक है, रिकॉर्डिंग ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन ओनली, इसके अंदर ट्रेडिंग एक्टिविटीज ही आती है, जो नेट सेल होती है, इसके अंदर जो वो सॉरी सेल्स और परचेज के जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाली चीजें होती हैं वो आती हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन और ग्रोस एंड प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस कंप्यूट होता है। ठीक है, ये आप लोगों को बता चुकी हूं मैं। और जो ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस होता है वो ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बनाते टाइम फाइनल अकाउंट की पहली स्टेज है। तो अब इसके फॉर्मेट को देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट कैसा है, ऐसा है बेटा, देखो फॉर्मेट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो आप लोगों का डेबिट साइड है वो लेफ्ट साइड है, और जो आप लोग क्रेडिट साइड है ये आप लोगों का राइट साइड है। ठीक है, ये आप लोगों का राइट साइड है। इज इट क्लियर? ठीक है, पर्टिकुलर्स देखो बच्चा, टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस। ठीक है, आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक है, फिर पहले ओपनिंग स्टॉक आया, परचेज रिटर्न लेस कर दिया। टू वेजेस, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, टू वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, टू गैस एंड फ्यूल पावर, फिर टू कैरेज ऑन परचेज, इनवर्ड कैरेज, टू फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय एंड कार्टेज, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सारा यहाँ आ गया। बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न लेस कर दिया, सेल्स में से स्क्रैप सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ग्रोस लॉस यहाँ आ गया। तो आप लोगों को ये चीजें एक बारी फॉर्मेट समझ लेना है। ठीक है, फॉर्मेट में देखो बच्चों, आप लोगों को परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन सब में ना बहुत कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, एक बार इसको रीड आउट कर लेना है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो कहीं और से रीड कर ले, बट एक बार रीड आउट जरूर कर ले। ठीक है, जितने भी एस्टेट वाले बच्चे हैं मैं बता दूं, एस्टेट 2024 का कोर्स चला हुआ है, आप ले सकते हैं। और HSSC CET वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगी। और HSSC CET वाला कोई भी बच्चा मेरी इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसको लगता है कि उसका सिलेबस अभी फुली कंप्लीट नहीं है, या वो खुद से सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर पूरा रिवीजन बाकी है, तो क्या कर सकता है, वो अपना
भाई अपना एक बार ही क्रैश कोर्स मतलब मेरा जो ऐप पे है वो क्रैश कोर्स देख सकता है अगर रिवीजन को कंप्लीट करना है तो। ठीक है, क्रैश कोर्स अवेलेबल है, वैसे 2000 का कोर्स है, 1000 में अवेलेबल है। इसके अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे अगर आप अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करना चाहते हैं तो इसी के अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट लेकर आप चीजों को देख सकते हैं कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। ठीक है, इज इट क्लियर? आप लोगों को बस एक बारी चीजों को पढ़ते हुए चलना है। और मैं एक बारी बता दूं आप लोगों को, अगर आप चीजों को बेसिक से पढ़ेंगे ना तो दोबारा दोबारा चीजों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बेसिक से नहीं पढ़ते हैं तो आप रटते रहते हैं और फिर चीजें आपको कभी भी समझ में नहीं आएगी। देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों को परचेज से रिलेटेड। ठीक है, परचेजेस से रिलेटेड तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जीएसटी पेड ऑन परचेजेस इज नॉट डेबिटेड टू द परचेजेस अकाउंट एज इट सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल। ठीक है, जीएसटी जो पेड होता है परचेजेस के ऊपर वो परचेजेस अकाउंट से डेबिट नहीं होता है, बल्कि सेट ऑफ किया जाता है जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल से। जीएसटी इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स मेंटेन फॉर द ईच टाइप ऑफ जीएसटी, राइट। फिर अपार्ट फ्रॉम द रिटर्न आउटवर्ड goods by the proprietor for personal use, goods given as a charity and goods given as a free sample also deducted from the amount of purchases in cases of amount of GST paid on such reversed by the credit by the GST accounts। जो भी गुड्स अगर कोई पर्सनल यूज के लिए, सैंपल के लिए, ये सब के लिए निकाले गए हैं तो वो जीएसटी, तो आप लोगों को पता है परचेजेस अकाउंट से डेबिट होते हैं। लेकिन उनकी जो जीएसटी है, बट जो उनके ऊपर जीएसटी पे करी गई है उनका क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, तो जीएसटी जो पेड की गई है उन गुड्स के ऊपर तो रिवर्स एंट्री कर देते हैं, रिवर्स बाय द क्रेडिटेड जीएसटी अकाउंट। ठीक है, रिवर्स कर देते हैं हम जीएसटी अकाउंट में। इज इट क्लियर? यानी अगर हमें परचेज करते टाइम अगर जीएसटी पे करी है तो वो परचेजेस अकाउंट से डेबिट नहीं होगी, बल्कि सेपरेटली जीएसटी की एंट्री होती है। ऐसे ही जो भी आप लोगों को पता है कि अगर किसी बंदे ने अपने बिजनेस से यूजेस के लिए, पर्सनल यूज के लिए परचेज यानी गुड्स निकाले हैं तो उसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर गुड्स निकाले हैं तो परचेजेस के अकॉर्डिंग डेबिट होता है ना, कि भाई आप लोगों का जो ड्रॉइंग सब अगर किसी बंदे ने क्या निकाला है, अगर किसी बंदे ने कैश निकाला है तो क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर किसी बंदे ने कैश ना निकाल कर अपने बिजनेस से गुड्स निकाला है, यानी मेरी परचून की दुकान है, मैंने घर में चावल बनाने के लिए चावल ले लिए दुकान से, तो मैं क्या करूंगी बच्चा, तो मैं क्या करूंगी भाई, तो मैं करूंगी कि भाई वो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। लेकिन इसके ऊपर जो जीएसटी पे करी है वो क्या करूंगी, वो जीएसटी को क्रेडिट कर दूंगी, यानी जो रिटर्न एंट्री कर दूंगी जीएसटी अकाउंट से, ना कि परचेजेस अकाउंट्स के साथ कुछ करूंगी, राइट। ऐसे ही जब परचेज करते हैं तो जीएसटी परचेजेस अकाउंट से डेबिट नहीं करते हैं, तो बल्कि जीएसटी की अलग से एंट्री करते हैं। तो आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिटिव वालों कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को दे दिए जाते हैं जैसे असर्शन रीजनिंग, इसमें कि पूछ ले जाएंगे क्या ये सही है, क्या ये गलत है, तो आप लोगों को हर चीज को ऐसे पढ़ना है कि आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन ना हो। अब ये बच्चा आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, राइट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सारी एडजस्टमेंट भी होती है, तो वो कैसे करेंगे, तो कहता है सबसे पहले तो जो परचेजेस होता है ना उसको कैसे निकालते हैं, एडजस्टेड परचेजेस। तो कह रहा है, मैं सिंपल सी बता दूं बेटा, कि अगर आप लोगों को डायरेक्टली परचेज नहीं गिवन है, अगर आप लोगों को सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, एचएसएससी सीईटी में बड़ा आता है ये क्वेश्चन और एस्टेट का फेवरेट होता है ये क्वेश्चन ऐसे, तो अगर आपको परचेज गिवन है सीधा सीधी तो आप ठीक है भाई उठा के रखिए, सीधी फॉर्मेट में रख देंगे और सीधा निकाल लेंगे। अगर आपके पास गिवन नहीं है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, तो एडजस्टिव जो परचेजेस है वो कैसे निकालेंगे, आप लोग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, जो परचेज किया उसमें से जो आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक है वो लेस कर देते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एट द एडजस्टमेंट। ओके, ये तो एडजस्टमेंट बता रहा है। सबसे पहले मैं तो आप लोगों को वो पॉइंट बता रही थी कि जो भी अगर आप लोगों के पास परचेज गिवन नहीं है तो आप लोग जो भी गिवन है वो निकाल लेंगे, बाकी जो बचा है वो बैलेंसिंग फिगर आ जाता है। ये 11 से आप लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम भर भर के एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं हम लोग बहुत सारी चीजें कि
पहले एक चीज और जान लो आप लोग कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली किसी गुड्स को किसी जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर लगाए जाते हैं। यानी कोई बंदा पेन बना रहा है तो पेन के अंदर जो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ वो उसका इंक हुआ, वो उसका पेन का कवर हुआ, लेकिन जो बाकी रेंट हुआ, वेजेस हुआ, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, वेजेस और सैलरीज तो आप लोगों की देखो, वेजेस और सैलरीज में अक्सर आप लोगों को कंफ्यूज होता है। वेजेस तो आपका डायरेक्ट होता है, लेकिन सैलरी, क्योंकि वेजेस क्या होता है आप लोगों का कहीं ना कहीं देखो, वेजेस का क्या मतलब होता है आप लोगों का भत्ता, वो सॉरी भत्ता बोल रही हूँ, वेजेस मतलब एक तरह का जो डेली मजदूर होते हैं ना, जो डेली दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनको वेजेस दी जाते हैं, जो फिजिकली वर्क करते हैं बल्कि मेंटली यानी दिमाग का काम नहीं करते, तो उनको तभी बुलाते हैं जब आप, क्योंकि उनको डेली के हिसाब से जो वेजेस देते हैं, तो इसलिए वेजेस को इंक्लूड करा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। बल्कि सैलरी वाले पर्सन को कुछ भी काम कराया जा सकता है और उसको मंथली पे किया जाता है, तो वो जो सैलरी होती है वो आप लोगों की इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। ठीक है, और आप लोगों को बस ये याद रखना है कि परचेज और जो परचेजेस निकालते हैं, नेट परचेज निकालते हैं, तो उसमें से परचेज रिटर्न को लेस कर देते हैं। ठीक है, और आप लोगों का सेल, अगर नेट सेल निकालते हो तो सेल में से सेल रिटर्न लेस कर देते हैं। ठीक है, वो मैं बता चुकी थी कि जो आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट है उससे ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस निकलता है। बहुत सारी जो एंट्रीज है वो हम लोग इसमें सीखते हैं। ठीक है, ये एंट्रीज पूछी नहीं जाती है, बट एक बार आप लोगों को पढ़ लेनी है। ठीक है, एडजस्टमेंट हम पहले इन सबका फॉर्मेट पढ़ने के बाद एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोजिंग जो एंट्रीज होती है वो जो आप लोगों की जनरल प्रॉपर में की जाती है एक तरह से। ठीक है, वो कौन कौन सी होती है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के अंदर क्या आता है? टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यही बस जनरल एंट्री होगी कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू, यानी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में करा, और टू, ठीक है, टू परचेजेस आता है, एक्सपेंसेस आता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। ठीक है, फिर है क्रेडिट में क्या क्या आता है? सेल्स अकाउंट डेबिट टू, वो सॉरी सेल्स अकाउंट डेबिट क्लोजिंग स्टॉक और टू ट्रेडिंग अकाउंट। आपको याद रखना है इस एंट्री को रटने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों को। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट वाले आइटम ऊपर लिख देने हैं। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट कहाँ आता है आप लोगों को पता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रोस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है आप लोगों का क्या? वो सॉरी ट्रेडिंग एंड लॉस, जो आप लोगों का ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसको वो डेबिट होता है अगर आप लोगों का प्रॉफिट आता है तो। ठीक है, फिर अगर यानी आप लोगों का ये सिंपल सी बात बताऊं मैं, यहाँ पे ये क्रेडिट साइड है, यहाँ से अगर ये वाला अमाउंट ज्यादा आ रहा है तो आप लोगों का प्रॉफिट, यानी यहाँ पे लिखा जाता है टू जीपी, टू ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, तो वही बता रहा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। ठीक है, अगर लॉस आया है तो आप लोगों को क्या लिखा जाता है? बाय ग्रोस लॉस, यानी ये क्रेडिट साइड में आता है, तो वही बता रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। ठीक है, अब मतलब मैंने एक बेसिक सा फॉर्मेट बताया आप लोगों को ट्रेडिंग का। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का। अब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है बेटा? जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो उसके अंदर मैं बता चुकी हूँ कि आप लोगों के डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, और आप लोगों को ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस निकाला जाता है। ठीक है, फॉर्मेट भी बता चुकी हूँ। अब है आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होता है? एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के बेसिस पे बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो ग्रोस प्रॉफिट आया है, ग्रोस लॉस आया है, वो इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है सबसे पहले तो। ठीक है, और ये क्या ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस से ही शुरू किया जाता है, जो कि बैलेंस होता है किसका? ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो इनडायरेक्ट इनकम और गेन्स होते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो तो डेबिट साइड में आते हैं, जो इनकम होते हैं वो क्रेडिट साइड में आते हैं। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। इसके फीचर्स क्या क्या है? ये एक्रूअल बेसिस पे बनाए जाते हैं, यानी कोई से भी, जो आप लोगों का कोई से भी अकाउंटिंग पीरियड का हो, एक्रूअल बेसिस पे बनाए जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई भी हो सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट पे नहीं लगाए गए हैं। इससे हम नेट लॉस और नेट प्रॉफिट निकालते हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस से क्या होता है? अगर नेट प्रॉफिट आता है तो हमारा जो इंक्रीज हो जाता है कैपिटल, अगर हमारा नेट लॉस आता है तो हमारी रिड्यूस हो जाती है कैपिटल। यानी अगर प्रॉफिट आता है तो कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है, अगर लॉस आता है तो कैपिटल में से लेस हो जाता है। नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो है, यानी आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यानी का सेकंड, जो आप लोगों का क्या है, सेकंड स्टेज है आप लोगों की। फिर आप लोगों की पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार ही रीड कर लो कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालते हैं, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हिसाब से निकाला जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को क्या
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक बार परफॉर्मा देख लेना है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ लो, थोड़ी चीजें बस देख लो, ठीक है। ग्रोस लॉस से शुरू हुआ, ग्रोस लॉस आया तो इधर आएगा, ग्रोस प्रॉफिट आया तो इधर आएगा, ठीक है। टू सैलरीज, सैलरीज इधर है, ध्यान रखना, टू सैलरीज इधर है क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। टू वेजेस एंड सैलरीज ऊपर आएगा, खाली वेजेस होगा तो भी ऊपर आएगा, ठीक है। टू रेंट, यानी रेंट दे रहे हैं, जरूरी नहीं है ना एक प्रोडक्ट के लिए, अब भाई मैंने कोई बिल्डिंग है वो रेंट पे ले ली, मैं बच्चों को, एक बच्चे को पढ़ाऊं, 2 को पढ़ाऊं, 4 को पढ़ाऊं, 400 को पढ़ाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक हद तक, ठीक है। तो वही क्या हो गया आप लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। टू लाइटिंग, अगर आपने ऊपर लाइट लगाई हुई है रूम के अंदर, अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो वो क्या कहेगा, मैं तो कम कम रोशनी दूंगा, है ना। अगर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो बल्ब कहता है, अपनी एलईडी कहते हैं कि मैं तो ज्यादा रोशनी दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, सेम खर्चा आएगा। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, यानी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। फिर है टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टू इंश्योरेंस, टू स्टैब्लिश एक्सपेंसेस, टू लीगल चार्जेस, टू ऑडिट फीस, टू टेलीफोन चार्जेस, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, जनरल एक्सपेंसेस, टू एडवर्टीजमेंट, बेड डेट्स, पैकेजिंग चार्जिंग, ये सारे एक बार ही रीड कर लेने हैं। और जो आप लोगों के जो प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट इस साइड आ जाएगा। अगर आपको रेंट रिसीव हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई है, कमीशन रिसीव हुई है, तो जो भी है, बेड डेट्स रिकवर्ड आया है, ठीक है, ये सारा आप लोगों का। अगर नेट लॉस हुआ है तो इधर आ जाएगा, और नेट प्रॉफिट हुआ है तो इधर आ जाएगा। यानी आप लोगों का दोनों परफॉर्मा मैं बता दिया है बिल्कुल ही आप लोगों को, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पहले, सबसे पहले आप लोगों को परफॉर्मा लर्न होना चाहिए। अगर परफॉर्मा लर्न नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब लर्न इन द सेंस आप लोगों को चीजें समझ के करनी है, ठीक है, रट्टे नहीं मारने हैं बस, ठीक है। एक बार इन चीजों को पढ़ लेना, इन सब के बारे में डिस्क्राइब किया गया है बहुत अच्छे से, ठीक है, कि कौन सी चीजें क्या है। अब आई लास्ट है आप लोगों की बैलेंस शीट, और ये आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। देखो आप लोगों का नेक्स्ट है जो बैलेंसिंग आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो क्या करते हैं, उससे नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस निकालते हैं, ठीक है। और जो एंट्रीज है वो आप लोगों को वही हो जाएगा, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होएगा तो वो डेबिट में जो भी आएगी वो सारे क्या हो जाएंगे, टू सैलरी, टू रेंट, टू इंटरेस्ट, टू एडवर्टीजमेंट, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर है आप लोगों को क्लोजिंग, क्लोजिंग में जो भी आता है आप लोगों की जो भी इनकम होएगी वो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, आप लोगों की बेड डेट रिकवर्ड, ये सारी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगी एंट्री। फिर है आप लोगों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी डेली रूटीन के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आप लोगों के इसके अंदर आते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी आप लोगों का कौन सा होता है, जो अर्न किया जाता है नॉर्मल थ्रो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बिजनेस के अंदर, ठीक है। और ये सॉरी, इसको डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है बच्चों, या इसको यहाँ से ध्यान से सुनना है, बैलेंस शीट हम बाद में ही करेंगे, पहले ये वाली यहाँ से क्वेश्चन आता है आप लोगों का, चाहे आप लोगों का एसरेट का एग्जाम हो, एचएसएससी सीईटी का एग्जाम हो, ठीक है, आप लोगों का नेट का एग्जाम हो, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा, जो नॉर्मल बिजनेस से कमाया जाता है रूटीन की एक्टिविटीज से, ठीक है। ऑपरेटिंग, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, नॉर्मल एक्टिविटीज से ये कंप्यूट किया जाता है डिडक्टिंग, जब ग्रॉस प्रॉफिट में से, जब जीपी में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप लोगों के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दिए जाते हैं, तो आप लोगों का क्या आ जाता है, आप लोगों का आ जाता है नेट प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी एक बार दोबारा से समझाऊं, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, देखो देखो, अगर आपके ग्रोस प्रॉफिट में से, अगर आपके ग्रोस प्रॉफिट में से, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दिए, तो आप लोगों को क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, राइट। और जो नेट प्रॉफिट होता है वो क्या होता है बेटा, जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है थ्रू ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के द्वारा, वो क्या होता है, देखो जो एक्सेस होता है, जो एक्सेस रिवेन्यू होता है ऑपरेटिंग प्लस नॉन ऑपरेटिंग ओवर ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस होता है उनसे, ऑपरेटिंग है जो नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग जो बेनिफिट्स है उनसे, ठीक है।
यानी नेट प्रॉफिट के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ऑपरेटिंग जो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दिया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। और नेट प्रॉफिट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग लॉस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी इसके अंदर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोनों इंक्लूड होते हैं। इज इट क्लियर? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वही जो रूटीन के एक्सपेंडिचर होते हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं अभी, जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस है, ठीक है। जैसे ऑपरेटिंग जो गुड्स सोल्ड के टाइम जो भी लगाते हैं, यानी एडवर्टीज करते हैं, रिपेयर करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेबिट किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो मेनली किसी प्रोडक्ट के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है, यानी नॉन ऑपरेटिंग जो आप लोगों के होते हैं वो एक्सपेंसेस जो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी जो एक्सपेंडिचर मतलब किसी भी एक मिनट, किसी भी प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है, वो सारे होते हैं। अब एक मिनट बच्चा, ऑपरेटिंग इनकम, इस वाले को ना, इस वाले टॉपिक को एक बारी डिफरेंस के हिसाब से मैं दोबारा करवाऊंगी जो ऑपरेटिंग है, क्योंकि ये ऐसे ना थोड़ा ग्रुप में पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला चाहे कोई भी एग्जाम हो उससे क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आप लोगों को बस याद रखना है। ये वाली इसके ऊपर ना प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी मैं, ठीक है, आप लोगों की बिल्कुल वो जैसे कॉन्सेप्ट वाइड वीडियो बनाती हूँ ना मैं, है ना। तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो एक आधे न्यूमेरिकल लेके, एक आधे फॉर्मूले लेकर मैं यहाँ से बिल्कुल एक वीडियो बनाने वाली हूँ अच्छे से शॉर्टली, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट है जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने आज की क्लास में क्या पढ़ा, मैं एक बार थोड़ा सा कंक्लूड कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आज की क्लास में पढ़ा हम लोगों ने जो आप लोगों के रिवेन्यू नेचर के और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है। फिर पढ़ा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद पढ़ा रिवेन्यू और कैपिटल नेचर की जो रिसिप्ट्स है वो वाले। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा, उसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को समझा, जो इसकी जनरल एंट्रीज है उसको समझा, इसके फॉर्मेट को समझ लेना, क्या निकल के आता है वो समझ लेना। फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को समझा हमने, उससे रिलेटेड जो एंट्रीज है उसको देखा एक बारी, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देख रहे थे, और ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है बच्चा। ये क्योंकि देखो ऑलमोस्ट आपकी 35 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसकी अलग से वीडियो अलग से थर्ड पार्ट में करवाऊंगी आप लोगों को। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, आप लोगों को हमेशा बनता आया है, ठीक है, हमेशा बनेगा। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बिल्कुल अगर आप लोगों को बेसिक्स से चीजों को करना है तो आप जुड़ सकते हैं मेरे किसी भी कोर्स में। जो एस्टेट के लिए कर रहे हैं, एस्टेट जो पीजीटी कॉमर्स का कोर्स है वो चला हुआ है, आप लोगों का एचएसएससी का चला हुआ है, जिसके अंदर मैं बता चुकी हूँ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, क्रैश कोर्स, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन आया नहीं है, आ जाएगा आप लोगों का जल्दी, बट आप लोगों को प्रिपरेशन पहले करनी होती है। तो आप लोग पीजीटी कोर्सेज भी चले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन में, ठीक है, और अवेल कर सकते हैं किसी भी कोर्स को। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक बेटा अभी सॉरी, इसी टॉपिक की कुछ वीडियोस आएंगी सबसे पहले, फिर आगे करेंगे हम लोग, तो यानी आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय सिया राम।